नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत बहुत आपको नमस्कार। और आप वर्णमाला मैंने स्टार्ट किया है, तो जिसमें आप को मैंने मात्र अभी एक वीडियो दिया है। और वर्णमाला में मैंने बताया है आपको सारे टॉपिक जितने भी जिस प्रकार से आते हैं सब मैं बताने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को बस ध्यान से इसको देखना है कि जैसे मैंने कहा था कि वर्णमाला में पिछले वीडियो में बताया था कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, जिसके बारे में मैंने कल थोड़ा बहुत चर्चा किया था। आज हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया है कि स्वर जो हैं वो मुख्य रूप से या कह सकते हैं या मूल रूप से 11 प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जितने भी स्वर हैं ये मूल स्वर कहे जाते हैं। ठीक, जब आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तब आप 13 बताइएगा, अन्यथा आप स्वर पूछे तब भी 11 बताना है, मूल स्वर पूछे तब भी 11 बताना है। इसके बाद में फिर सवाल करेगा कि स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक का नाम है लघु स्वर। लघु स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में जब पेपर बनता है तो उसमें इंग्लिश वर्जन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द हिंदी के हैं वही आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि दीर्घ स्वर या गुर स्वर भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है दीर्घ स्वर या गुर स्वर। इसके जो वर्ण हैं, देखिए लिखा है मैंने, इसमें पूछ सकता है आपसे कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 7। जब पूछेगा लघु स्वर कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4। जब पूछेगा संयुक्त स्वर वर्णमाला में कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4। उसके बाद में जब सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में कौन लघु स्वर नहीं है, तो लघु स्वर इसमें देखिए मैंने बताया 4 हैं, इसमें से जो नहीं होगा वही उत्तर टिक करना है आपको। फिर दूसरा सवाल करेगा कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है, तो आपको इसमें से जो नहीं होगा उसे टिक करना होगा। फिर सवाल करेगा कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर नहीं है, पूछेगा निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर नहीं है, तो आप इसमें से जो 3 वर्ण मैंने लिखा है ये संयुक्त स्वर नहीं है। दीर्घ तो हैं लेकिन संयुक्त नहीं है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त स्वर ये आए, ओ और औ, 4 वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्त स्वर बोले जाते हैं। संयुक्त स्वर इसलिए बोले गए क्योंकि ये 2 असमान वर्णों के योग से बने हैं, और जो ये वर्ण हैं ये वर्ण कभी असमान वर्णों के योग से नहीं बने हैं, यानी कि ये समान वर्णों के योग से बने हैं। जैसे आ का जो निर्माण होगा तो वो आ और आ से हो सकता है, यानी कि ये बड़ा या छोटा हो सकता है लेकिन ये समान स्वर ही होगा। ऐसे ही ई की बात अगर हम करें तो ई में ई और ई मिलकर ही बड़ी का निर्माण करेंगे, इसमें छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसे ही जो ऊ लिखा गया है, ऊ भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन असमान स्वर नहीं होगा, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर बोला जाता है। दीर्घ स्वर इसमें 7 हैं मैंने बताया आपको, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दीर्घ स्वर हो वो संयुक्त स्वर हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर दिया है आपके लिए कि जो ए है, ए का निर्माण आ और ई के योग से होता है। जब आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो संधि में आपको पता चल जाएगा कि ए का निर्माण कैसे होता है, यानी ये कैसे बनता है। ये आपको संधि जब पढ़ेंगे, जब आप गुण संधि पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस शब्द के लगभग बीच में ए की मात्रा हो तो वो शब्द क्या कहलाता है, वो गुण संधि कहलाता है। ठीक, वो यानी कि वो शब्द गुण संधि का होगा। ऐसे अय है, ओ है और औ है, ये संयुक्त स्वर बोले जाते हैं। तो आपको इतनी बात पता हो गई होगी कि जो स्वर हैं, स्वर में इतना ही सवाल आपसे किया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है या कौन लघु स्वर है या कौन संयुक्त स्वर है, ऐसे ही सवाल किया जाता है। ठीक, स्वर में और कोई प्रश्न आपसे नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कितने प्रकार से प्रश्न कैसे किए जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए स्टार्ट होता है व्यंजन। व्यंजन में मैंने आपसे बताया है कि कुल व्यंजनों की संख्या जब कुल पूछा जाएगा
तब आप बताएंगे 41, और जब मूल पूछ लिया जाएगा तब आप बताएंगे 33। और यहाँ पर हमने लिखा है, जो ये व्यंजन लिखा है, ये पूछेगा आपसे कि मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार का होता है। ठीक, यानी कि मूल रूप से व्यंजन कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्गीय वर्ण हैं, ठीक, या वर्गीय व्यंजन हैं, तो आप बता सकते हैं 25 हैं। ठीक, इसके बाद में ये सवाल पूछा गया है, इसलिए वर्गीय बोला गया क्योंकि ये वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं, तभी इनको वर्गीय बोला गया है। समझ गए आप। इसके बाद में अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया या, रा, ला, वा। ठीक, आपको ध्यान में रखना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो आप तुरंत बता देंगे कि या, रा, ला, वा। ठीक, इसके बाद में उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। और ये 4 वर्ण कौन कौन हैं, ये आप देख सकते हैं। तीनों सा हैं, जिसे आप जानते हैं कि मैं इसको बता दूं आपको, इसको बोलते हैं मूर्धा सा, और इसको बोलते हैं तालब्बी सा, और इसको बोलते हैं दंती सा। तो आपको तीनों जो सा हैं ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्या बोला जाता है। ठीक, अभी तो मैं वर्णमाला में और आगे बताऊंगा ही, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों सा हैं इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक, आपसे पूछा भी जाएगा कि किस प्रकार का सा है, तो आप बता सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि जो व्यंजन हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम मैंने लिख दिया है। अब आपको देखना है, ये जो का वर्ग मैंने लिखा है, तो का वर्ग का ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। यानी कि इसीलिए इसको वर्गीय बोला गया कि वर्ग के अंतर्गत ये रख दिए गए। और इसका एक निश्चित नाम है जिसका नाम है कंठ वर्ग, यानी कि ये वर्ग कंठ से बोला जाता है, इसीलिए इसको हम कंठ वर्ग कहते हैं। और इसका एक नाम और है काकल्य वर्ग। कभी आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, वो कंठ वर्ग न लिखे, कहते कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण काकल्य वर्ग का है या काकल्य वर्ग का नहीं है, तो आप बता सकते हैं। दूसरा देखिए च वर्ग। च वर्ग का ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये 5वां है। ऐसे ही आप देखेंगे ट वर्ग का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ऐसे जितने भी वर्ण मैंने यहाँ पर वर्गीय व्यंजन में लिखा है, यानी स्पर्श व्यंजन में लिखा है, उसका स्पेशल नाम दिया गया है। त वर्ग को हम दंत वर्ग कहते हैं, प वर्ग को हम ओष्ठ वर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि क वर्ग का ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है। कभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि कंठ वर्ग का ये पहला वर्ण है। जब आपको किसी वर्ण का नंबरिंग करना होगा तो आप बताएंगे कि क वर्ग का ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे बताना है आपको। जब आपसे आगे भी अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या महत्व है। बस ये है कि कंठ वर्ग के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। जो कंठ वर्ग लिखा है, आप इससे बस इतना पता कर सकते हैं कि ये जो वर्ण लिखे गए हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही तालव्य वर्ग के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं, फिर मूर्धा वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं, फिर दंत वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं, फिर ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। यानी कि जो ये वर्ण आ रहे हैं, ये वर्ण ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए ओष्ठ वर्ग कहते हैं। ये वर्ण दंत से बोला जाता है, इसलिए दंत वर्ग कहते हैं। और मूर्धा का मतलब होता है कई स्वर यंत्रों से वो वर्ण बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धा बोलते हैं। इसके बाद तालव्य वर्ग के अंतर्गत इसलिए रखा गया इसको क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। फिर देखिए कंठ वर्ग, मैंने बताया कि कंठ से बोला जाता है। काकल्य वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काकल्य को कंठ बोला जाता है। ठीक, तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये जो वर्ण हैं ये किसी न किसी वर्ग में रखे गए हैं, इसीलिए इसको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो जब आपसे प्रश्न किया जाए कि स्पर्श व्यंजन या काकल्य या वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो आप 25 बताएंगे। अंतस्थ पूछा जाए तो 4 बताएंगे, और ऊष्म पूछा जाए तो आप 4 बताएंगे। और सारे वर्ण को आप ऐसे ही याद रखेंगे। और मैंने आपसे बताया है कि कोई
बुक आपको वर्णमाला के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितने भी लोगों ने बुक लिखा है, चाहे वो वासुदेवानंद हो, चाहे पीएन पांडे हो, चाहे वो हरदेव बाहरी हों, जितने भी राइटर हैं, आपको पता होगा मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल ऐसे भी हैं जो आपको मिलती रहती हैं देखने को। तो उसमें से आपको किसी किताब को नहीं पढ़ना है। मैं बताता रहूँगा आपको कि कौन सी किताब पढ़ना है, कौन सी किताब नहीं पढ़ना है। आपको मैंने बताया है, कल ही वीडियो में बता दिया था कि आपकी इच्छा है तो आप वासुदेवानंद को पढ़ सकते हैं। ठीक, वासुदेवानंद में कुछ पॉइंट बहुत अच्छे दिए गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आयोग में आप चैलेंज भी कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आपका गलत होता है तो आप वासुदेवानंद का स्रोत बता करके कि ये शब्द वासुदेवानंद में लिखा है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आप कहिए कि हम पीएन पांडे को चैलेंज कर दें, या आप लूसेंट को कर दें, या आप छोटी किताबें जो आती मार्केट में उससे कर दें, ऐसा आयोग नहीं मानता है। आयोग एक रिकमेंडेड बुक को मानता है कि आप कहाँ से पढ़े हैं, तो वहाँ के स्रोत को मानेगा। अच्छा, कुछ लोग गलत भी लिखते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप आदित्य प्रकाशन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द गलत हैं, तो आप ऐसे थोड़ी नहीं है कि आप आदित्य प्रकाशन को दिखा देंगे। नहीं, आपको एक ऑथेंटिक बुक को दिखाना पड़ेगा, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो ये आप देख लिए होंगे कि मैंने बता दिया है कि व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इसको आपने देख लिया। इसके बाद में ये मूल व्यंजन बोले जाते हैं। अभी मैंने बताया है कि कुल व्यंजनों की संख्या 41 है, मूल व्यंजन 33 हैं। तो अभी 8 व्यंजन और भी हैं जो वो व्यंजन हैं लेकिन मूल नहीं है। तो जैसे अभी संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक, या द्विगुण व्यंजन उसको बोलते हैं। इसके बाद में नासिक व्यंजन है, या उसी को अयोगवाह कहते हैं। तो इसके बाद वाले टॉपिक को मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर हम कल मिलते हैं।